नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बड़ी और स्वागत करता हूं रे ऑप्टिक्स के इस दूसरे अध्याय में। इन द recent classes we have already covered reflection and its laws. We have also talked about what are the key properties necessary for light to reflect. In this class we are going to talk about spherical mirrors. We'll learn what are the rules for image formation by spherical mirrors. We'll draw the ray diagrams as well as mirror formulas. We'll do a lot of problems relating to the mirror formula. If you are new to the channel, आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, जस्ट डू चेक इट आउट। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में बात करी और हमने बात करी रिफ्लेक्शन के बारे में। आज की क्लास में हम मेजरली बात कर रहे होंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम डील कर रहे होंगे स्फेरिकल लेंसेज से। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में की है, एक बार उन सारी बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कौन सी वो चीज़ें हैं जो 12th में हमें एक्स्ट्रा देखनी पड़ती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्दो काफ़ी सिमिलर सा रहेगा जो हमने 10th में पढ़ा है। कोशिश करना सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए और A to Z तुम्हें सारी क्लियरिटी मिल जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है, क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं। कॉनकेव मिरर में तुम देखो एक केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है और जो शेडिंग होती है बाहर की तरफ होती है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और ये कॉनकेव मिरर उस मिरर का पार्ट होगा या उस स्फेरिकल बॉल का पार्ट होगा जो बाहर से पॉलिश्ड होगी और अंदर से जो है स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो ये वाला शेडेड पोर्शन होता है और ये वाला पॉलिश्ड पोर्शन होता है। सिमिलरली इस वाले की अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो कॉन्वेक्स होगा और इस तरफ इस केस में अंदर की तरफ शेडिंग होगी। दोनों का सिंपल सा मेन मकसद क्या है, इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाते हैं, सिंपल सा समझना है यहाँ पे कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कुछ ऐसे इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज कर देगा और हमें एक इमेज मिलेगी जो कि ऑब्जेक्ट जहां पर है उसी साइड पे है। कैसी इमेज मिली हमें यहाँ पे, रियल इमेज। कल हम ऑलरेडी इमेज के बारे में बात कर चुके हैं। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिरती है तो ये इसको डाइवर्ज कर देता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो ये दो छोटी सी बातें हैं जो हमें इन दोनों के बारे में समझनी है और इन दोनों के बिहेवियर को दर्शाती है कि जो कॉनकेव मिरर होगा वो कन्वर्जिंग होगा बिहेवियर में, वहीं पे कॉन्वेक्स जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा, वो लाइट रेस को डाइवर्स कर देगा। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली टर्म आती है पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस वो रेस होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज ट्रैवल करे। और यहाँ पे हम जितने भी रे डायग्राम्स देखेंगे उन सारे के सारे रे डायग्राम्स में जो रेस कंसीडर करेंगे वो पैराक्सियल रेस होंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोज रेस ऑफ लाइट which stays close to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, उन्हें पैराक्सियल रेज बोलते हैं। वहीं पे पोल क्या होता है, पोल वो पॉइंट होता है जहां पे मिरर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा हो। सो इट इज अ पॉइंट वेयर मिरर कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट पोल होगा और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑलरेडी पता है हमें इसके बारे में। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है जिस स्फेरिकल मिरर का वो मिरर पार्ट हो। यानी कि सपोज ये एक मेरे पास स्फेरिकल मिरर था, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफाइन करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें, बस हमें मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिस्टेंस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर COC और पोल के बीच का हो, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगेन you have to understand that what these terms are. We don't need to understand the definitions or learn any sort of definition. फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट होगा जो मिरर को रेडियस पे कट करे, रेडियस की लेंथ पे कट करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। सो दैट लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी गिवन मिरर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
जहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी, वेयर लाइट रे फॉर्म्स इमेज थ्रू कन्वर्जन और डाइवर्जन, और यू कैन से थ्रू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर। कहने का मतलब, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये कॉनकेव मिरर था। यहाँ पे लाइट रेज जो कि पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेंगी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। दिस पॉइंट इज सपोज टू बी कॉल्ड फोकस। और ये जो फोकस होता है, ये फोकस बराबर होता है रेडियस के आधे डिस्टेंस के। मतलब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हमने फोकल पॉइंट बोला, ये फोकल पॉइंट के बीच का और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। और जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है और अभी भी इसको याद रखेंगे। तो वो सारी बातों के अलावा हमें बात करनी है डिफेक्ट्स, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो सरफेस है वो कंप्लीटली कर्व नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है कुछ ऐसा, तो ये स्फेरिकल एब्रिएशन कहलाता है। तो इसकी वजह से जो लेंस है वो अपना कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर ढंग से शो नहीं कर पाता, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तभी होगी जब हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो। तो यहाँ पे देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू एब्रिएशन इन स्फेरिकल मिरर्स। फोकल लेंथ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये बराबर होता है R/2 के। एक पॉइंट आता है, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लेंस को बोलते हैं कि जो भी हमारा लेंस होगा उसका शेप कैसा है, साइज कितना है, वो कितनी जगह घेर रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ये सब उसके अपर्चर के अंदर आएंगे टर्म्स। तो जब भी हम ये सारी बातें डिफाइन कर रहे होंगे हम उसका अपर्चर डिफाइन करेंगे। जनरली हम अपर्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफ लार्ज अपर्चर एंड स्मॉल अपर्चर, बड़ा साइज और छोटा साइज इतना, जो कि हम लेंसेज के लिए जो बनेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, उसके अंदर लेंस के अपर्चर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो आई पीस और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर कैसा है, वो अपर्चर हम वहां पे बता रहे होंगे, सिंपल सा। फिर आता है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन वो प्लेन होगा जहाँ पे हमारी लाइट रेज एग्जिस्ट कर रही होंगी। जैसे कि इस वाले केस में जब हमने लेंस अज्यूम करा, तो ये लेंस हमने कौन से प्लेन में अज्यूम करा, लेंस हमने अज्यूम करा एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो एक्स वाई प्लेन होगा यहाँ पे, ये होगी, ये होगा इसका फोकल प्लेन। जितनी भी लाइट रेज है तो सारी की सारी लाइट रेज इसी प्लेन में आ रही होंगी और कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होंगी, इसको फोकल प्लेन बोल देते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या रूल्स है, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी। तो ये जो रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के, ये दोनों टाइप के मिरर्स के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो दोनों के लिए हम रे डायग्राम देखते हुए चलते हैं। तो जो यहाँ पे रे डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉनकेव मिरर है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे रे डायग्राम अभी अभी बना लिए हैं इसके। और वहीं पे अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, और दोनों पे पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से आती हुई पास कर रही होंगी, तो ये दोनों के केस में जहां पर ये रेस मीट करेंगी उस पॉइंट को फोकस बोला जाएगा। तो ये वही रे डायग्राम है जो हमने क्लास 10th में भी देखा था। तो इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे मीट करेगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास कर रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के वापस फोकस से ही चली जाएगी। कहने का मतलब कि अगर मेरी कोई रे फोकस से पास करती हुई गई, मान लो ऐसे, तो ये जैसे गई थी ना ये वैसे ही वापस आ जाएगी फोकस से, बिना किसी डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन वो स्फेरिकल मिरर से अपने आप इस तरीके से। अच्छा मैंने ना ये थोड़ा गलत बोल दिया, अगर फोकस से पास करके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वहीं पे अगर पोल से पास करेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये मुझे कहना चाहिए। सो इफ इट इज पासिंग थ्रू फोकस
इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर। अगर फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव, दोनों के लिए सेम चीज वैलिड है। तीसरा पॉइंट कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई भी रे है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करने का मतलब है कि जो रे होगी ना, वो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। A ray passing through or directed towards the center of curvature after reflection from spherical mirror retraces its path। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम बात वैलिड है, याद रखनी। तो कुछ कुछ रे डायग्राम्स हम देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के, और क्या क्या होता है उसको समझते हैं। एक ही उससे समझाऊंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत सिंपल है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ केसेस बना लेता हूँ। पहले कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए बना लेते हैं। तो सपोज सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, इमेज कहाँ बनेगी, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो मेरी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही होंगी, और पैरेलल आएंगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो भाई दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ला के खड़ा कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम दो इमेजेस हमें चाहिए हो, दो रेज ऑफ लाइट चाहिए होती है। और वो दोनों रेज ऑफ लाइट कैसे लेते हैं उसको जरा समझो। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, ये फोकस है और ये पोल है। तो ये पॉइंट्स पहले हम सबसे पहले मार्क करेंगे। ध्यान से समझना, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब सी पर आ गया, पास आ गया मिरर के। तो दो रेज, मैंने बोला दो रेज हम निकालेंगे, और वो दोनों रेज तुम कैसे निकालोगे, एक रे तो तुम छोड़ दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे, और दूसरी रे जो है वो पास करा दो फोकस से। प्रोसेस याद रखना, यही प्रोसेस आगे के केस में भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर वापस मिलेंगी उसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी चाहिए। दिस इज व्हाट फिजिक्स सेज। तो ये वाली रे जो है जो फोकस से पास करी, तो ये रूल फॉलो करके पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल गई वो फोकस से जरूर पास करेगी। तो जो हमारा इमेज हमें मिलेगी यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट के ठीक पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। मतलब समझो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे मैंने कम किया, इमेज डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, फोकस से इमेज सेंटर पे चली गई। समझ रहे हो इस चीज को, इमेज डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा रहे, घटा रहे हैं, इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है। सिमिलरली तीसरा केस, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, तो क्या होगा। तो थोड़ा ठीक सा रे डायग्राम बनाते हैं। जब भी हम रे डायग्राम बना रहे होंगे तो सबसे पहले तुम रे डायग्राम में हमेशा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मेंशन करोगे। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है कहीं यहाँ पे बीच में। सेम तरीका, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए एक रे को पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे को फोकस से पास करा के। तो जो पैरेलल जाएगी वो फोकस के पास करेगी, फोकस से पास करेगी कुछ ऐसे। कहीं पे जो रे फोकस से पास करी, और ये जो डिस्टेंस होगा वो से एफ तक का, ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कितनी दूर इमेज बनेगी। तो इमेज जो है इस बार हमें नजर आती है कि वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये मेरी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, यहाँ से हमें समझ आया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के करीब जा रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रही है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट केस में हम हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे। अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया
तो अब जरा सोच के बताओ मुझे, इमेज कहाँ बननी चाहिए? अगर तुम्हें पहले 3 केस समझ आया तो तुम्हें अब इमेज के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। सोचिए और बताइए इमेज कहाँ इंफिनिटी। बननी चाहिए। इंफिनिटी, बिल्कुल सही जवाब। तो वही तरीका है, एक रे पैरेलल निकालेंगे, कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की, और एक रे जो है वो हम निकालेंगे फोकस से। तो ये दोनों की दोनों रे आपस में 100% मीट करेंगी। इसकी वजह से जो मेरा इमेज है वो कहीं इंफिनिटी पे बनता हुआ नजर आएगा। और ये भी कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। तो पहले 4 केसेस में देखो क्या दिखा हमें, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनी मतलब रियल इमेज, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनी मतलब रियल इमेज, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनी मतलब रियल इमेज। और इस केस में भी जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी सेम साइड मिरर पे इमेज बनी मतलब रियल इमेज बनी है। अब अगले केस में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को और पास ले जाएंगे, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। रे डायग्राम समझ आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्लियर हो रही है कैसे कर रहे हैं हम? सर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर करा उस ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालेंगे। एक रे कैसी होगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, कुछ ऐसे। और एक रे कैसी होगी? जो फोकस से पास करे, यानी कि ऐसे। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो तो फोकस से पास कर रही होगी। और जो ऑब्जेक्ट से हमने रे निकाली, तो जो इमेज है ना वो बिहाइंड द मिरर बनती है कहीं। और जो मेरी दूसरी रे होती है वो भी कहीं इधर से ही आती है। यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनती है। और ये इमेज का जो नेचर होता है, ये नेचर कैसा होता है? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होगा? क्योंकि जो हमारी इमेज है अदर साइड ऑफ दी लेंस या मिरर बनी है, इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो केसेस क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। आया समझ में? यस सर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? बहुत सिंपल है, 2 ही केसेस आते हैं। सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है। तो इसका 2 केसेस आएंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है, रेज ऑफ लाइट जो है, या तो वो इन्फिनिटी से आ सकती है, और इन्फिनिटी से आएगी तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, हमें पता है। लेकिन इमेज का नेचर कैसा होगा, बताओ जरा। वर्चुअल। वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड बनी है इमेज हमारी। तो इसको हम वर्चुअल ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एज सच इसके अलावा हम और कोई केस नहीं देखते हैं यहाँ पे। और अगर कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो हम वहां पे उस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हारा जो टेस्ट होना है अपकमिंग वीक में वो कब होगा? मंडे को? फ्राइडे आई गेस। ठीक है। तो और मंडे को मैम तुमसे वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस पूछेगी, ऐसा तुमने मुझे कल कहा था। ऐसा नहीं सर। वेव ऑप्टिक्स मैम क्वेश्चंस वो पूछेगी। वेव ऑप्टिक्स नहीं, वो तो क्वेश्चंस ही थे ना सबके। उस मैसेज में लिखा है, मैंने वो इतना ध्यान से पढ़ा नहीं। बस मुझे सिलेबस पता है कि फ्राइडे को टेस्ट होएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन हम लेके चलते हैं। उन साइन कन्वेंशन के हिसाब से जितने भी डिस्टेंस होंगे उनको हम पोल से मेजर करा करेंगे। और पॉजिटिव, सिंपल सा यहाँ पे ये याद रखना है, इस तरफ जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव, इस तरफ जो भी चीज़ें होंगी नेगेटिव। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव, जो भी नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव। दैट्स इट। तो जितने भी डिस्टेंस है दे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स along the principal axis. Distance measured along the principal axis in the direction of incident rays are taken to be positive, while the distance measured along the principal axis against the direction of incident ray. अब ये क्या मतलब है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे हमारी हमेशा कहाँ से आएगी? लेफ्ट से ही आएगी। तो ये जहाँ की तरफ जा रही है वो एक्सिस, वो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। और जो पीछे जा रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken to be positive, while distance measured below the principal axis are taken to be negative. तो सिंपल सा कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक्स और वाई एक्सिस के हम कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे वो सिस्टम तुम्हें समझना है, बस बाकी सब हो जाए।
अब यहाँ पे आता है एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला सिंपल सा हमें पता है, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। और जब भी हम मिरर फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एज पर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ पे। अगर साइन कन्वेंशन हम ठीक से देखेंगे तभी क्वेश्चन के सही होने के चांसेस होंगे, वरना 99% क्वेश्चन गलत ही होगा बिना साइन कन्वेंशन के। यहाँ पे दो तरीके की मैग्निफिकेशन आती है जो हम डिफाइन करते हैं, एक आती है लेटरल मैग्निफिकेशन, एक आती है लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि एरिया वाइज कितना बड़ा पार्टिकल, एरिया वाइज एरियली व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एरियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, चेंज इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना चेंज आया। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी कंपैरिजन हम कर रहे होंगे मैग्निफिकेशन के अंदर, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाता है। इसीलिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज 1000 टाइम्स बड़ा कर देता है, तभी हमें सेल्स दिख पाते हैं। तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1000 टाइम्स होती है उसकी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज के कंपैरिजन में। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये समझना है, इसी के रेशो बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। लेटरल मैग्निफिकेशन जैसा कि मैंने तुम्हें पीछे बताया उतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन होता है, दैट्स इट। लॉन्गिट्यूडनल वही हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को एरिया वाइज कंपेयर कर रहे हैं कितना बड़ा है कितना छोटा हुआ, दूसरा हम हाइट के केस में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक स्मॉल कैंडल है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है साइज में, हाइट दी हुई है स्क्रीन। इट इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 27 सेंटीमीटर आगे रखी हुई है कॉनकेव मिरर से। द मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो हमें आर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है। तो इन सब चीजों को एक बार जरा लिख लेते हैं। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी 2.5 सेंटीमीटर, whereas u is supposed to be 27 centimeter and r is supposed to be 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain the sharp image? मतलब कहाँ पे हमें इमेज बनती हुई नजर आएगी, ये हमसे पूछा गया। मतलब हमसे पूछा है वी बता दो भैया क्या होगा, और उसका साइज नेचर ये सब भी डिस्क्राइब कर देना। और अगर कैंडल को थोड़ा सा भी मिरर के पास लेके जाएंगे तो इमेज को क्या होगा, स्क्रीन कहाँ लेके जानी पड़ेगी, तो ये हमसे पूछा। तो अब सिंपल सी बात है, अब मुझे जरा सोच के बताओ ये कौन सा केस होगा। तो हमने अभी कॉनकेव के रे डायग्राम्स देखे थे, उन डायग्राम्स के अगर ध्यान में हम रखे तो ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हमने, बिटवीन सी एंड एफ। ये मेरा कॉनकेव मिरर होगा, इसका फोकस होगा, और फोकस किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे के, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि 18 सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये 36 सेंटीमीटर दूर है। जो हमारी कैंडल हमने रखी यहाँ पे, हमारी मोमबत्ती, ये जो मोमबत्ती है हमारी, इसको हमने प्लेस किया 27 सेंटीमीटर पे। तो ये कौन सा केस हो गया, सी एंड एफ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के केस में इमेज कहाँ बनती थी, इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जो हमारा वी आना चाहिए वो आना चाहिए 36 से ज्यादा। तो ये हमें आइडिया लगता है थोड़ा सा। अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है कि जो भी फोकल लेंथ है उसका 1 बाय बराबर होगा 1/u प्लस 1/v के। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/u, सॉरी 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/f माइनस 1/u लिख देते हैं। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पोल है और पोल को हम ओरिजिन मान के चलेंगे। तो फोकल लेंथ कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, तो -18। तो 1/v बराबर होगा 1/-18 माइनस 1/u। u कहाँ की तरफ है, ये भी पीछे की तरफ है, तो -27 लेंगे इसको। तो 1/v बराबर आएगा 1/27 माइनस 1/18 के। तो 1/v बराबर आ गया 27 का, और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा मेरा 9, 9 3 जा 9 2 जा
सो 18 इंटू 3 दैट इज 54। तो ये आएगा 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 3। तो वी आ जाएगा मेरा -54 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये जो आंसर है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 36 से बड़ा आना चाहिए था। तो क्या ये 36 से बड़ा आ रहा है 54? बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है एकदम। अब सिंपल सा इस सवाल को समझो। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर कैसा हो गया? यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही है, तो नेचर हो गया इसका वर्चुअल, सॉरी रियल। सेम साइड बनेगा तो रियल नेचर होगा। साइज ऑफ इमेज की बात करनी है। साइज ऑफ इमेज का मतलब है हमें मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -V/U। यही फॉर्मूला बराबर होता है HI/HO के। और यही फॉर्मूला बराबर होता है AI/AO के। तो ये मैग्निफिकेशन के सारे फॉर्मूला जो तुम याद रख सकते हो। इन्हीं तीन में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के तुम मैग्निफिकेशन या फिर उसका साइज बता रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास U और V है। तो U और V है तो U और V का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन है वो निकल कर आएगा 54/27 यानी कि 2 के। अगर मैग्निफिकेशन 2 के बराबर निकल कर आ रहा है इसका मतलब है कि जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का वो ट्वाइस हो गया, जब से जैसे ही हमने इस केस के अंदर इमेज को ऑब्जर्व किया। तो नेचर रियल होगा और साइज क्या बोल सकते हैं कि m की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, मतलब मैग्निफिकेशन डबल है। ऑब्जेक्ट 100% उसकी इमेज जो है बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। फिर आगे बोल रहे हैं द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। कि अगर कैंडल को हम पास लेके जाए तो स्क्रीन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? हमें ऑलरेडी पता है जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है मिरर के, इमेज और दूर चली जाती है और पीछे चली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्रीन को और पीछे लेके जाना पड़ेगा अगर हम कैंडल को आगे लेके जाएंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कवर हो गई स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। क्लियर हुआ तुम्हें ये सवाल? यस सर, ये शायद 10th का था ना क्वेश्चन? हाँ, 10th से ही हमने ऐसे सवाल करना शुरू करे थे, लेकिन 12th में भी एक दो कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन वो एरिया वाली बात ही हो रही है। मैग्निफिकेशन इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी? यहाँ पे सिंपल सा याद करो, जो मैग्निफिकेशन होता है वो बराबर होता है M1 × M2 × M3। जितना भी रिफ्लेक्शन होगा उतने रिफ्लेक्शन के प्रोडक्ट के। सिंपल सा, बस इतना सा याद रखो। तो एक सवाल है, सवाल में कह रहा है अ मैन हैज अ कॉनकेव शेविंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ को कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। हाउ फार शुड द मिरर बी प्लेस्ड फ्रॉम दिस फेस इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज ऑफ द टू फोल्ड मैग्निफिकेशन। टू फोल्ड मैग्निफिकेशन का मतलब ट्वाइस, की जो इमेज है वो बने ट्वाइस एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सोच के बताओ जरा, मैग्निफिकेशन कितनी डबल दी हुई है हमें। सोच के बताओ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखा है तो मैं कितना पास रखूं कि जो इमेज है वो उसकी डबल बने। तो कौन सा केस हो गया ये? इमेज को कहाँ रखना चाहिए कि डबल उसकी मैग्निफिकेशन मिले? जो हमने पीछे पढ़ा था उसी के बराबर। इस केस के अंदर हमने यही देखा कि जो इमेज है वो डबल बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट को 26 सेंटीमीटर पे रखा था, 27 सेंटीमीटर पे, तो इमेज हमें मिल रही थी 54 सेंटीमीटर पे। लेकिन फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसकी फोकल लेंथ 1.8 18 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखो इमेज कहाँ बनेगी ये फोकल लेंथ पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा देखो कैसे कर सकते हैं सवाल। तो मेरे फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर होगा 1/v, 1/u प्लस 1/v। यू जो है वो हाफ होगा वी के बराबर। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला, तभी जो मैग्निफिकेशन है वो 2 के बराबर आएगी। मैग्निफिकेशन 2 कैसे आएगी? वी डिवाइडेड बाय यू। वी की वैल्यू u/2 हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन हाफ आ जाएगी। लेकिन वहीं पे वी की वैल्यू 2u हो जाए तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी डबल। तो वी की वैल्यू 2u करना है हमें, मतलब तो वी की वैल्यू 2u करने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन डबल। ठीक है भाई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/f, ये नेगेटिव में होगा, मतलब -0.2। 1/u और 1/v, इसकी जगह क्या लिखेंगे? u की टर्म्स में लिखेंगे। तो ये 1/0.2 बराबर 1/u प्लस 1/2u। 1/u कॉमन ले लो, तो 1 + 1/2
यानी कि 3/2u इसके बराबर है। तो 2u बराबर आ जाएगा 3/1 × 0.2 के। पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0.3 मीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 0.3 मीटर पे रखा होना चाहिए, तभी जाके हमें जो इमेज है वो डबल मिलेगी। तो यहाँ से तुमको एक चीज समझ आई होगी कि जो फोकल लेंथ है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फोकल लेंथ की वजह से ही हमारा जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज होता है। तो लेंस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। लेंस की बात कर रहा हूँ, मिरर की नहीं, क्योंकि लेंस ही है जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा ऐनकों के अंदर डाल के। तो वो जो स्पेक्स है, तुम्हें स्पेक्स लगा हुआ है, हम्म। कौन सा डिफेक्ट है तुम्हें, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ये बताओ चलो। मायोपिया आई गेस। आई गेस क्या, मायोपिया क्या होता है बताओ चलो। मुझे याद नहीं, आई गेस फार साइटेडनेस होता है। बोल तो सही रहे हो तुम, मतलब तुम्हें दूर का नजर नहीं आता अच्छे से, हाँ, शायद। और पास का अच्छे से नजर आता है। हाँ, पढ़ते हुए स्पेक्स लगाते हो। कभी कभार। हम्म, सही कह रहे हो। मायोपिया जो होता है वो फार साइटेडनेस होता है, उसमें हमें दूर का थोड़ा कम दिखने लगता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में पास का कम दिखाई देने लगता है। तो ये जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ये क्यों होते हैं, एक बार इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अब एक और सवाल दिया हुआ है, ये तुम होमवर्क में ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसको भी होमवर्क में कर लेना। देखो अब हम जो जो पढ़ रहे हैं उसको सबको सेम डे रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर सेम डे रिवाइज करोगे तभी ये सब चीजें तुम दिमाग में रख पाओगे, वरना भूल जाओगे। फिर यहाँ पे एक सवाल है, सवाल को भी तुम होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। एक कॉनकेव मिरर है फॉर फेस व्यूइंग एज फोकल लेंथ 0.4 मीटर्स। चेहरा देखने के लिए कॉनकेव मिरर लगा रखा है। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विद मैग्निफिकेशन ऑफ 5। मतलब किस तरीके से तुम और कितने डिस्टेंस पर मिरर को रखो कि तुम्हारी जो इमेज बन रही है उसकी मैग्निफिकेशन 5 आ जाए। तो अच्छा सवाल है, देखो जरा कैसे करेंगे। तो मैग्निफिकेशन पता है हमें बराबर होता है -v/u के। और यहीं से अगर मैं जो भी मेरी इमेज बन रही है अगर वो 5 टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो मैं यहाँ से u की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ मिरर फॉर्मूला यूज करके। 1/f बराबर होगा 1/u प्लस 1/v। तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/-1/v। तो अगर ये -1/v होगा और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दूं 1/v की जगह, या 1/u की वैल्यू निकाल लो, तो v की टर्म्स में आ जाएगी, और हमें v ही चाहिए। 1/u की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/u बराबर आ जाएगा 1/f-1/v। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/v, ये आ जाएगा 1/f-1/v। माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा और v अंदर जाएगा तो v/f+1 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 दी हुई है, v हमें निकालना है, f हमें दिया ही हुआ है, तो v मिल जाएगा यहाँ से हमें इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो 5 बराबर v/f, v मुझे निकालना है, f बराबर है 0.4 के प्लस 1। अभी जो f होगा ना ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ गलती हो जाती है और आंसर अपने आप गलत हो जाता है। तो 5 - 1 बराबर v/0.4, तो 4 × 0.4 बराबर v, तो v बराबर 1.6 मीटर। आया समझ में कैसे किया इस सवाल को। यस सर, इसका माइनस साइन। हाँ वो माइनस साइन उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसको हम देख रहे हैं। और हमें पता है कॉन्केव मिरर है तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी तो अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इमेज भी नेगेटिव साइन से ही रिप्रेजेंट की जाएगी। इसी के साथ कुछ कुछ और भी सवाल तुम्हें दिखेंगे, थोड़े ज्यादा लेवल के भी थोड़े कम लेवल के भी। असर्शन रीजन टाइप जो सवाल है उनको पढ़ने की कोशिश करना, और जो सवाल थोड़े से अलग मन करे तो देखना, वरना कोई नहीं, छोड़ देना। बाकी मैं तुमसे क्वेश्चन जरूर शेयर करूंगा सारे के सारे। इसके बाद वेलोसिटी मैग्निफिकेशन वगैरह है, उसको हमें पढ़ने की ऐसे अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मैं तुम्हें टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो हमें करने चाहिए, किसके लिए, बोर्ड से हटके जितने भी हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं उनके लिए।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे लेंस के बारे में, और लेंस के अंदर कितनी चीज़ें होती है, कैसे होता है, सब कुछ A to Z सबके कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं।